हाय दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो डिस्क्रिप्शन में एक सपोर्ट लिंक दिया गया है। आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेट करता है। थैंक यू। जड़ों के अलावा इस पदोन्नति के दौरान जी यांग का धड़ भी बढ़ गया। तना, जो केवल 10 फीट से अधिक लंबा था, जल्दी से कई फीट ऊपर उछल गया और लगभग 20 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया। यहाँ तक कि जंगल में भी पेड़ों पर यह विशेष रूप से विशिष्ट था, और यह भी उल्लेखनीय था कि इस विशाल टिड्डी वृक्ष पर सितारों की तरह घने टिड्डी के पत्ते थे। अगर आप दूर से भी देखें तो आप पाएंगे कि यह पेड़ असाधारण है। सामूहिक कब्रों के नीचे रहने वाले ग्रामीण भी इसे देखकर सच्चे मन से झुकने लगे और उनके सिर से धूपबत्ती की लपटें निकलने लगीं। जी यांग ने पूजा करते समय ग्रामीणों द्वारा बनाई गई धूप को भी स्वीकार कर लिया। वैसे भी ये सब टिड्डे के पत्तों में इकट्ठा किया गया था, इसलिए उन्हें इतनी स्पष्टता से पहचानने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जब मैं भविष्य में और आगे बढ़ूंगा तो मैं और अधिक लोगों को आराधना के लिए आकर्षित कर पाऊंगा। उस समय भले ही मैं स्वर्ण शरीर धारण न करूं, लेकिन ये कई अद्भुत उपयोग पैदा कर सकता है। जैसे ही परिवर्तन रुक गए, जी यांग ने संकोच नहीं किया और एक नई कटौती यात्रा शुरू की। आप चट्टान की जेल में पैदा हुए थे। जितनी जल्दी हो सके एक विशाल पेड़ बनने के लिए आप कठोर रूप से बढ़ने लगे। आपने 2 बार सफलतापूर्वक अनुमान लगाया है, और आप अनुमान की दुनिया में अपनी 2 जादुई शक्तियों को बेतरतीब ढंग से ले जा सकते हैं। जादुई शक्तियों का चयन यादृच्छिक रूप से किया जाता है। इस कटौती दुनिया में प्राप्त जादुई शक्तियाँ, एक सील की तरह, सैनिकों में पत्तियों को बिखेरना। इससे पहले कि जी यांग समझ पाता कि रॉक जेल कहाँ है, उसने अपनी आंखों के सामने से उच्च तापमान वाले ज्वलंत लाल तरल की एक धारा को फूटते देखा। हालांकि यह बस एक गुजरने वाली घटना थी, लेकिन इसने तुरंत जी यांग के दिल को कस दिया। जब जी यांग ने आसपास की स्थिति को स्पष्ट रूप से देखा, तो उसके दिल का बड़ा पत्थर भी तुरंत नीचे डूब गया। मैंने देखा कि मैग्मा नदी की तरह बह रहा था, गर्मी की लहरें उठ रही थीं, और अत्यधिक उच्च तापमान ने जी यांग की दृष्टि को विकृत कर दिया था। भले ही उसने दूर तक देखा, फिर भी जी यांग को अपनी दृष्टि से हरे रंग का एक स्पर्श भी दिखाई नहीं दिया, मानो यहाँ केवल मैग्मा था। और जब जी यांग ने ऊपर देखा, तो उसकी आंखों में भ्रम और नीरसता का निशान था। जी यांग, जो हार मानने को तैयार नहीं था, अपने दिल में चुपचाप गिनती करने से खुद को रोक नहीं सका। 1, 2, 3, 4, 9, 9 9 सूर्य सिर के ऊपर लटक रहे थे, सब कुछ झुलसा रहे थे। हुओई के बारे में क्या उसे परवाह नहीं थी। ऐसे कठोर वातावरण ने अंततः जी यांग को चट्टान की जेल, मैग्मा नरक का अर्थ समझा दिया। जी यांग ने अपनी जड़ों को देखा। अब वो जमीन के एक टुकड़े पर बढ़ रहा था जो 1 मीटर से भी कम लंबा और चौड़ा था, मैग्मा के ऊपर तैर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके पैरों के नीचे जमीन का पतला टुकड़ा यहाँ की आखिरी अपेक्षाकृत सुरक्षित मिट्टी थी। लेकिन इस मिट्टी के ऊपर इसके अलावा और कुछ नहीं था। और जैसे जैसे मैग्मा बहता गया, नीचे की भूमि पर लगातार प्रभाव पड़ता गया, और समय समय पर मिट्टी के कुछ टुकड़े गिरकर पूरी तरह डूब जाते थे मैग्मा में। और जो मैग्मा फटा और लगभग उससे टकराया, वही यहीं से आया था। जब जी यांग निरीक्षण कर रहे थे, तो उन्हें जल्दी कुछ गड़बड़ नजर आई। यहाँ भूमिगत मैग्मा का तापमान पिछले अनुभव से अधिक था। वह अभी भी जीवित कैसे हो सकता है? जब जी यांग ने अपनी क्षमताओं की जांच की तो जल्द ही उनके दिमाग में इसका उत्तर आ गया। ये पता चला है कि इस बार उनके पास जो क्षमताएं हैं उनमें न केवल उच्च तापमान प्रतिरोध शामिल है, बल्कि बेहतर अग्नि प्रतिरोध भी शामिल है। ये वास्तव में इन 2 क्षमताओं के अस्तित्व के कारण ही है कि वह ऐसे कठोर वातावरण में मौके पर ही राख में नहीं बदल जाएगा। इन 2 प्रमुख क्षमताओं के अतिरिक्त कई अन्य क्षमताएं भी हैं जो विश्व के इस अनुमान के लिए विशेष रूप से उपयोगी हैं। जहरीली गैस प्रतिरोध। आपकी जहर प्रतिरोध क्षमता अधिक मजबूत है। जड़ रहित वृक्ष। जड़ों के बिना भी आप लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं, और आपकी शाखाएं अधिक सशक्त हो जाती हैं। कड़ी मेहनत। सबसे कठिन वातावरण में भी आप इससे थोड़ा पानी निचोड़ सकते हैं। दृढ़ता। आपकी त्वचा मोटी होती है और आप बढ़ सकते हैं।
विपरीत परिस्थिति में बेहतर इन क्षमताओं से यहाँ जीवित रहने की संभावना बढ़ सकती है। जहरीली गैस प्रतिरोध उसे जहर से बचा सकता है। मैग्मा के प्रवाह से जहरीली गैस आती है और जड़हीन पेड़ उसे मिट्टी पर निर्भर नहीं रहने देता। आखिरकार मिट्टी के नीचे बहता हुआ मैग्मा है। कड़ी मेहनत, इससे उसे पानी मिल सकता है और दृढ़ता उसे झुलसने से बचा सकती है तथा उसे पर्याप्त सूर्य का प्रकाश मिल सकता है। इस प्रकार उसके जीवित न बचने का कोई कारण नहीं है। जैसे जैसे समय बीतता गया, जियांग की मूल रूप से जीवंत पत्तियां धीरे धीरे मुरझाने लगीं और यहाँ तक कि मोटी छाल पर भी भूरे और पीले रंग की परत जम गई। लेकिन फिर भी जियांग का जीवन अभी भी दृढ़ था और कभी नहीं मरा। लेकिन जियांग के अनुसार स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। उदाहरण के लिए उसके सिर के ऊपर 9 सूर्य कभी अस्त नहीं होते थे, जिसके कारण वह कभी रात नहीं देख पाता था। और जिस थोड़ी सी मिट्टी पर वह रहता था, वह भी मैग्मा के बहाव के साथ घिस रही थी। यह मूल रूप से 1 मीटर चौड़ी थी, लेकिन जल्द ही ये केवल आधा मीटर रह गई। जियांग की जड़ें बहने वाली मिट्टी को छूने वाली थीं। नीचे मैग्मा, भले ही वह अपनी क्षमता से बमुश्किल थोड़ा पानी सोख सके, फिर भी वह जल्द ही मैग्मा में डूब जाएगा। जैसे ही जियांग ने जोर दिया, एक संकेत जल्द ही उसके सामने आ गया। आपने धीरे धीरे रॉक जेल में जीवन के अनुकूल खुद को ढाल लिया। तेजी से आगे बढ़ने के लिए आपने क्या फैसला किया? मैग्मा की शक्ति को अवशोषित करें, सार को अवशोषित करें, सूर्य का स्वर्ग और पृथ्वी का पानी अवशोषित करें। अपने सामने मौजूद 3 विकल्पों को देखकर जियांग थोड़ा हिचकिचाया। चूंकि यह स्थान एक चट्टानी जेल है, इसलिए पहली पसंद स्वाभाविक रूप से सर्वोत्तम है, लेकिन वह चिंतित है कि उसकी जड़ें यहाँ मैग्मा की गर्मी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। जहाँ तक दूसरे विकल्प की बात है, जियांग शक्तिहीन है। उसने अभी तक इस दुनिया में अपना आध्यात्मिक ज्ञान नहीं खोला है, इसलिए इस तरह से सूर्य के सार को अवशोषित करना मुश्किल है। हालांकि यहाँ आकाश में 9 सूर्य हैं, जो अन्य स्थानों की तुलना में आसान होना चाहिए। जहाँ तक तीसरे का सवाल है, जियांग चिंतन में डूब गए। यद्यपि यहाँ का तापमान बहुत अधिक है और सामान्य पानी को संरक्षित नहीं किया जा सकता है, नीचे धीरे धीरे बहने वाले मैग्मा में पानी है। अगर उसे सही याद है तो पानी मैग्मा मुख्य रूप से वाष्पशील पदार्थों के रूप में पाया जाता है, जिसमें जल H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4 और हाइड्रोजन सल्फाइड H25 शामिल हैं। अतः सैद्धांतिक रूप से कहें तो बहते हुए मैग्मा में पानी है और संभवतः उसकी अपनी मेहनत भी उसमें से अवशोषित किया गया पानी ही है। हालांकि ये देखते हुए कि अतिरिक्त पानी को अवशोषित करना मुश्किल है, जियांग ने तीसरे विकल्प को तुरंत खारिज कर दिया। इस तरह वो केवल पहले 2 के बीच ही चुनाव कर सकता है। कुछ देर सोचने के बाद जियांग ने फिर भी मैग्मा की शक्ति को अवशोषित करने का विकल्प चुना। आखिरकार नीचे की मिट्टी बहुत लंबे समय तक इसे रोक नहीं सकती थी और वह जल्द या बाद में इसमें गिर जाएगा। लेकिन उससे पहले उसे जादुई हथियार उधार लेने की जरूरत थी। अपनी यात्रा के द्वारा लाई गई शक्तियों, जैसे कि सील करना और बंद करना और जड़ों की ताकत को मजबूत करने के लिए अंतिम जीवन शक्ति का उपयोग करना, ताकि यह मूर्खतापूर्ण हो। सोचते सोचते जियांग ने पहले ही एक विकल्प चुन लिया था। सिज़िज़ी जड़ें मैग्मा को छूती थीं, जिससे कर्कश ध्वनि उत्पन्न होती थी। उच्च तापमान और अग्नि प्रतिरोध के बावजूद यह मैग्मा में उच्च तापमान को पूरी तरह से अलग नहीं कर सका। लेकिन मुहर के प्रयोग से स्थिति शीघ्र ही सुधर गई। लेकिन इस जादुई शक्ति का उपयोग करने की कीमत यह है कि जियांग की जड़ों के ऊपर की जीवन शक्ति तेजी से खत्म होने लगी और कुछ विरल शाखाएं जो अभी भी मजबूत थीं, नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से सूखने लगीं। यदि वह अपनी जीवन शक्ति पूरी तरह से नष्ट होने से पहले मैग्मा की शक्ति को अवशोषित नहीं कर सका, तो वह स्थिति को बचाने में असमर्थ होगा। उस महत्वपूर्ण क्षण में जियांग बेहद शांत थी। अब उनका परिवार बड़ा हो गया है, इसलिए यदि वे कटौती का अवसर भी गंवा देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन जब जियांग के तने की जीवन शक्ति समाप्त होने वाली थी,
तो नीचे के मैग्मा से एक अजीब ऊर्जा तेजी से फैल गई और जड़ों में प्रवेश कर गई। नई शक्ति के आशीर्वाद से पेड़ का तना जो सुस्त था पुनः जीवंत हो गया है और मूल रूप से काली जड़ें मैग्मा की शक्ति को अवशोषित करने की प्रक्रिया में धीरे धीरे हल्के लाल रंग में बदल गईं और तना भी धीरे धीरे बदल रहा था। शाखाओं पर धीरे धीरे नए टिड्डे के पत्ते उगाए और जल्द ही टिड्डे के पेड़ की एक नई प्रजाति ने इस मैग्मा में जड़ें जमा लीं। ये डोनल है। अपने शरीर में परिवर्तन महसूस करते हुए जी यांग ने महसूस किया आसानी। हालांकि अपने शरीर को स्थिर करने के लिए जी यांग ने स्वर्ग के आखिरी टुकड़े को अपनी जड़ों से लपेटा ताकि वह खुद को नीचे मैग्मा में पूरी तरह से डूबने से बचा सके। जैसे जैसे समय बीतता गया जी यांग की जीवन शक्ति और भी मजबूत होती गई। यहाँ तक कि जब 9 सूर्य आकाश में थे तब भी जी यांग सूरज की रोशनी में नहा सकती थी और तेजी से बढ़ सकती थी। धीरे धीरे जी यांग का लाल धड़ तेजी से बढ़ने लगा। 10 फुट, 20 फुट, 30 फुट। अपने शरीर को स्थिर करने के लिए जी यांग हर बार बहते समय अपनी जड़ों के पास पत्थर और मिट्टी जैसी अन्य तैरती हुई वस्तुओं को इकट्ठा कर लेता था ताकि उछाल बढ़ सके। जब जी यांग का शरीर 100 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो उसकी जड़ों के नीचे धीरे धीरे मिट्टी का एक बड़ा टुकड़ा दिखाई देने लगा। हालांकि बहाव की प्रक्रिया के दौरान जी यांग को जीवन शक्ति से भरपूर अन्य चीजों का सामना नहीं करना पड़ा। ऐसा लग रहा था कि यहाँ सब कुछ नीचे के मैग्मा द्वारा नष्ट कर दिया गया था। लेकिन ये जी यांग के लिए भी अच्छी बात है। अब उसकी विकास सीमा अधिक है और यह निश्चित रूप से सबसे अच्छा है कि कोई उसे परेशान न करे। लेकिन इस समय जब जी यांग ने मैग्मा की जड़ों को छुआ तो उसे अचानक मैग्मा नदी में एक अजीब उछाल महसूस हुआ, जैसे कि कुछ उसकी ओर आ रहा था। अगले ही पल जी यांग के सामने प्रॉम्प्ट भी जल्दी से प्रकट हुआ। आप तेजी से बढ़ते हैं और रॉक मछलियों का एक समूह आपकी ओर आकर्षित होता है। आप क्या निर्णय लेते हैं? पहल करें, इसे नज़रअंदाज करें, इसे वश में करें। उसकी वर्तमान ताकत को महसूस करते हुए जी यांग ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे वश में करने का फैसला किया। लेकिन चुनाव करने के बाद जी यांग ने मैग्मा में रहने वाले रॉक मछलियों के इस समूह को भी देखा। वे हथेली के आकार के होते हैं, गहरे काले रंग के शरीर के साथ, और उनके मुंह उनके शरीर के लगभग आधे हिस्से पर कब्जा कर लेते हैं। इस समय एक रॉक फिश बाहर कूद रही है। मैग्मा से निकलकर जी यांग की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अपना मुंह खोलते ही इसके मुंह में साफ और तीखे दांत स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं और भयंकर आंखों के साथ इस रॉक मछली की लड़ाकू शक्ति के बारे में कोई संदेह नहीं है। अनगिनत चट्टानी मछलियों को अपनी ओर दौड़ते देख जी यांग में अब उन्हें वश में करने का साहस नहीं था, लेकिन उसने अपने शरीर को दृढ़ता से हिलाया और इस बार उसने एक और जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया। सैनिकों का निर्माण करने के लिए पत्तियों को बिखेरना। जैसे ही शाखाएं हिली, कई लाल टिड्डी के पत्ते एक के बाद एक गिरने लगे। लेकिन इससे पहले कि वे पूरी तरह से जमीन पर उतरते, वे हवा में एक लाल वृक्ष मानव में बदल चुके थे जो कि चट्टान मछली से ज्यादा अलग नहीं था। हालांकि वे आकार में छोटे थे, लेकिन ये पेड़ पुरुष ज्यादा लचीले थे। कई चट्टानी मछलियों की भीड़ का सामना करते हुए वे बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत आगे बढ़ गए। आगे बढ़ते हुए शरीर पर थॉर्म्स लिए ये पेड़ के आदमी 2 हार्पून को फाड़ना नहीं भूले और उन्हें जोड़ दिया। एक नया हार्पून शीघ्र ही उनके हाथ में आ गया। दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़े और हार्पून पकड़े हुए पेड़ आदमी ने जल्द ही ऊपरी हाथ हासिल कर लिया। कुछ ही देर बाद सभी हमलावर चट्टानी मछलियां मर गईं। ये देखकर जी यांग को राहत मिली। सौभाग्य से इस बार उसके पास जादुई शक्ति थी, अन्यथा वह इन भयंकर चट्टानी मछलियों का सामना नहीं कर पाता। हालांकि इन चट्टानी मछलियों से जो निकला वो खून नहीं था, बल्कि गहरे रंग का मैग्मा था। जब जी यांग की जड़ों ने इस विशेष रक्त को छुआ तो वह चौंक गया। ऐसा प्रतीत होता है कि इन चट्टानी मछलियों में अधिक परिष्कृत मैग्मा शक्ति होती है, जो उन्हें अधिक तेजी से बढ़ने में सक्षम बनाती है। जी यांग ने तुरंत हिचकिचाना बंद कर दिया और नीचे के पेड़ के लोगों को सभी रॉक मछली के शवों को ऊपर ढेर करने का आदेश दिया और उसकी खुद की
विकास दर में और तेजी आई। उसके बाद जी यांग ने निष्क्रिय रूप से रॉक मछली की खोज नहीं की, बल्कि जड़ों की धारणा और पेड़ के लोगों की मदद पर भरोसा करते हुए मैग्मा नदी के नीचे रॉक मछली की सक्रिय रूप से खोज की। विकास दर भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। समय के तीव्र गति से बीतने के साथ जी यांग को सैकड़ों फीट ऊंचा होने में अधिक समय नहीं लगा। जी यांग के धड़ के नीचे इस मैग्मा में जमीन का एक टुकड़ा भी जमीन से ऊपर उठा हुआ था। जैसे जैसे जी यांग बड़ा हुआ, उसने एक व्यापक परिदृश्य देखा और इस जगह की पूरी तस्वीर देखी। ये भूमि वास्तव में अब जीवन शक्ति का स्थान नहीं है और रॉक जेल का नाम वास्तविक नहीं है। हालांकि लावा नदी से एकत्र की गई कई चीजों से पता चला कि यह भूमि पहले ऐसी नहीं थी। जी यांग ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इस जगह की सादगी उसके विकास के लिए एक बढ़िया जगह थी। शायद एक नई कटौती की सफलता बस कोने के आसपास ही थी। लेकिन जैसे जैसे जी यांग बड़ा होता गया, उसे जल्द ही महसूस हुआ मजबूत खतरा। इससे जी यांग को आश्चर्य हुआ और उसने चारों ओर देखा। लावा अब उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था और लावा नदी में मौजूद चट्टानी मछलियां भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती थीं। यहाँ तक कि कुछ खास चट्टानी मछलियां भी खत्म हो गई थीं। उसके द्वारा बाहर, इस स्थिति में, इस क्षेत्र में उसे और क्या खतरा हो सकता है? जी यांग अपने मन में सोच रहा था, लेकिन अचानक उसने ऊपर देखा और अपने सिर के ऊपर 9 उज्ज्वल सूर्यों को देखा। इस समय मेरे सामने एक नया संकेत भी प्रकट हुआ। आप ऊपर से खतरे को महसूस करते हैं। बेहतर तरीके से विकसित होने के लिए क्या आप निर्णय लेते हैं? पहल करें, चुपचाप आज़ाद हो जाएं, दूसरा रास्ता खोजें। प्रॉम्प्ट देखने के बाद जी यांग ने सोचा, ये 9 सूर्य बेहद असाधारण लग रहे थे। हालांकि उसने बहुत सारी मैग्मा शक्ति को अवशोषित कर लिया था। उसका अपना प्रकार बदल गया था और उसके पास आग प्रतिरोध और उच्च तापमान प्रतिरोध का बोनस भी था, लेकिन वह अब ये कहने की हिम्मत नहीं करता कि मैं इन 9 सूर्यों का प्रतिद्वंद्वी हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, वह अभी भी बढ़ रहा है। जब उसकी ऊंचाई एक निश्चित दूरी तक पहुंच जाएगी, तो वह जियांग से जरूर मिलेगा। कुछ सोच विचार के बाद जी यांग ने एक और रास्ता तलाशने का फैसला किया। रास्ता, अगर उसे सही याद है तो पहला विकल्प सूर्य के सार को अवशोषित करना था। जी यांग ने अपना चुनाव करने के बाद जल्दी ही नीचे चमकती हुई सूर्य की रोशनी से एक अजीब शक्ति आती हुई महसूस की। इससे जी यांग बहुत खुश हुआ। वो इस शक्ति से अच्छी तरह परिचित था क्योंकि यह सूर्य का सार था। इस तरह वह इसका फायदा उठाकर ऊपर के सूर्य की शक्ति चुरा सकता है और जमा कर सकता है। ताकत, विज्ञापन। सूर्य के सार को अवशोषित करने के बाद जी यांग की सूंड फिर से बदल गई। मूल रूप से उग्र लाल रंग का धड़ धीरे धीरे पीला होने लगा। 2 अलग अलग ताकतें एक दूसरे से जुड़ गईं और जल्द ही जी यांग के धड़ पर 2 रंग दिखाई देने लगे। जैसे जैसे मुख्य शरीर आगे बढ़ता गया, तने पर 2 रंग भी धीरे धीरे संतुलित होने लगे। आप सूर्य के सार को अवशोषित करते हैं और धीरे धीरे आध्यात्मिक ज्ञान विकसित करते हैं। उसके सामने लगे संकेत ने जी यांग के दृष्टिकोण की ओर पुष्टि की। अगले समय में लियांग ने भूमिगत से मैग्मा की शक्ति को अवशोषित किया, जबकि गुप्त रूप से सूर्य के सार को अवशोषित किया। उसकी विकास दर पहले की तुलना में तेज थी और यहाँ तक कि उसके अपने टिड्डे के पत्ते भी समृद्ध हो गए, एक समृद्ध दृश्य। लेकिन अच्छे दिन ज्यादा दिन तक नहीं टिके। ऐसा लग रहा था कि उसे अपनी शक्ति खोने का एहसास हो रहा था। 9 सूर्य, उसके सिर के ऊपर की सतह अनजाने में ही अपनी चमक छोड़ने लगी। सूरज की रोशनी और भी गर्म हो गई और नीचे की मैग्मा नदी भी बुदबुदाना बंद नहीं कर सकी। लेकिन इस कदम ने जी यांग को सूरज के सार को तेजी से अवशोषित करने में मदद की। आखिरकार उसकी शक्ति के स्रोत का एक हिस्सा अब उसके सिर के ऊपर सूरज के बराबर है। भले ही जी यांग ने खुद को छिपाने का इरादा किया था, लेकिन जैसे जैसे उसका शरीर मजबूत होता गया और उसकी सूंड 1000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गई, वह अब गुप्त रूप से सूर्य के सार को अवशोषित नहीं कर सकता था। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे उसके सिर के ऊपर स्थित 9 सूर्यों ने अपराधी को ढूंढ लिया हो।
उनके शरीर से भयानक गर्मी निकल रही थी। जी यांग की नज़र में 9 सूर्य 9 रंगीन 3 पैरों वाले सुनहरे कौवों में बदल गए और फिर जी यांग पर हमला कर दिया। ये परिवर्तन देखकर जी यांग थोड़ा स्तब्ध रह गया, लेकिन फिर उसकी इच्छा दृढ़ हो गई। उठो, शिकार का समय हो गया है। अगले ही पल जी यांग के शरीर के बाहर की 9 शाखाएं टूट गईं और फिर कई फीट ऊंचे 9 वृक्ष पुरुषों में बदल गईं। उन्होंने धनुष की डोरी पकड़ी, अपने पेड़ों के कांटों को बाण में बदला और आकाश में उड़ते सुनहरे कौवे पर उन्हें चलाया। हालांकि उनके शरीर पीले थे, लेकिन इन पेड़ पुरुषों के तीर आग की तरह लाल थे। सूर्य के सार को अवशोषित करने के बाद जी यांग और 9 सूर्यों में एक ही शक्ति है। यदि वह सूर्य पर निशाना साधना चाहता है तो उसे मैग्मा की शक्ति का उपयोग करना होगा, जो कि सार से अलग है। सूरज और जी यांग का अनुमान भी सही है। तीरों का सामना करते हुए इन सुनहरे कौवों की अपनी बुद्धि होती है। चकमा देते हुए वे कई पेड़ लोगों पर हमला करते हैं। उनके मुंह से भयानक तापमान वाले आग के गोले निकले और सीधे पेड़ पर रहने वाले लोगों पर गिरे। हालांकि पेड़ के लोगों की चतुर चाल के कारण ये सभी आग के गोले मैग्मा नदी में गिर जाते हैं, जिससे अनगिनत चिंगारियां निकलती हैं। दोनों पक्षों में भयंकर लड़ाई हुई और जी यांग चुपचाप युद्ध देखता रहा। हालांकि पेड़ वाले लोग थोड़े समय के लिए इससे निपट सकते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि कमियां, क्योंकि ऊपर के सुनहरे कौवों के मुंह से आग के गोले गोलियों की तरह निकल रहे थे, बिना किसी थकावट के इरादे के। आग के गोलों में भयानक तापमान के कारण ऐसा हुआ। यहाँ तक कि उसी मूल के वृक्ष लोगों के लिए भी इसका विरोध करना असंभव था। इस गोलाबारी के कवरेज के तहत इन वृक्ष लोगों को मुश्किल हो गया। हमला और केवल लगातार चकमा दे सकता है, जबकि देख जी यांग नीचे जड़ों अवशोषित। मैग्मा की शक्ति तेज गति से। जल्द ही जी यांग की शाखाओं द्वारा परिवर्तित सभी वृक्ष मानव गोल्डन क्रो की घनी गोलाबारी के तहत अपने मूल रूप में पराजित हो गए। वृक्ष मानवों से निपटने के बाद 9 स्वर्ण कौ ने जी यांग पर हमला करना शुरू कर दिया। ये देखकर कि उसे अंत में प्रकट होना ही था, जी यांग ने अपने दिल में आह भरी, लेकिन अगले ही पल जी यांग ने पहले ही बिखराव की जादुई शक्ति का उपयोग कर लिया था। पत्तियों को सैनिकों में बदल देता है। चून की टिड्डे के पेड़ की पत्तियां और शाखाएं वृक्ष मानव में तब्दील किया जा सकता है। उसके मूल शरीर में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जादुई शक्ति के प्रयोग के बाद बड़ी मात्रा में जीवन शक्ति नष्ट होने लगी, लेकिन इसके बाद 9 स्वर्ण कौओं के दर्शन में एक विशाल वृक्ष मानव प्रकट हुआ। इस वृक्ष मानव ने लावा नदी पर कदम रखा और मोटा तना बहुत पहले ही एक ठोस शरीर और अंगों में तब्दील हो चुका था। इस वृक्ष पुरुष की 6 भुजाओं पर 3 विशाल धनुष तारे थीं। जी यांग, जिसने अपनी स्वतंत्रता वापस पा ली थी, ने अपने धनुष और तीर को सीधे मोड़ने में संकोच नहीं किया और 3 ज्वलंत लाल तीर तुरंत जंगल की ओर उड़ गए। गोल्डन क्रो उसके सिर के ऊपर भयानक गति से उड़ रहा था। 3 स्वर्ण कौवे जिन्हें निशाना बनाया गया। मैं चकमा देना चाहता था, लेकिन जी यांग द्वारा छोड़े गए तीर पेड़ आदमी के सामने कुछ भी मुकाबला नहीं कर सकते थे। तीर उल्काओं की तरह गुजरे और 3 सुनहरे कौवे तुरंत लावा में गिर गए। नदी, ये देखकर जी यांग बिल्कुल भी विनम्र नहीं हुआ और उसकी 6 भुजाएं एक साथ चली गईं और उसने फिर से अपनी तलवार पहन ली। जी यांग के हमले का सामना करते हुए शेष 6 गोल्डन कौवे घबरा गए और तुरंत भागने लगे। चकमा देकर जी यांग पर हमला कर दिया, लेकिन भारी आग के गोले का सामना करते हुए जी यांग, उन्होंने उनकी ओर देखा तक नहीं और 3 और तीर ऊपर स्थित सुनहरे कौओं की ओर चले गए। स्विश स्विश स्विश। इस समय 9 गोल्डन क्रोज में से केवल 3 ही बचे थे। जब घने आग के गोले जी यांग के शरीर से टकराए तो जी यांग को कुछ कदम पीछे हटना पड़ा, लेकिन वह नहीं हटा। बहुत नुकसान उठाना पड़ा। आखिरकार ये उसका असली शरीर ही था जो एक पेड़ आदमी में बदल गया और उसके असली शरीर की रक्षा 3 सुनहरे कौवों के हमलों को रोकने के लिए पर्याप्त थी। ये देखकर कि स्थिति ठीक नहीं थी, 3 सुनहरे कौवे जल्दी से एक में विलीन हो गए, एक विशाल सुनहरे कौवे में बदल गए और फिर जी की ओर दौड़े।
यांग। इससे जी यांग को भी आश्चर्य हुआ, जिन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे विलय कर सकते हैं। जी यांग बिल्कुल भी घबराया नहीं, बल्कि उसका शरीर धीरे धीरे नीचे नदी की ओर डूब गया। उसके शरीर के डूबने से नदी जी यांग को डूबने नहीं दे पाई, क्योंकि जैसे जैसे जी यांग आगे बढ़ा, नदी ने उसे डुबोना शुरू कर दिया। यांग डूब गया, मैग्मा नदी भी डूब रही थी, और मैग्मा ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा जल्दी से जी यांग के शरीर में डाल दी गई। इससे पहले कि जी यांग अपना तीर दोबारा लगा पाता, बचा हुआ 3 पैरों वाला सुनहरा कौवा जी यांग के सामने आ चुका था। लेकिन अब जी यांग के पास 6 भुजाएं थीं, तो वह इससे कैसे डर सकता था। उसने तुरंत 3 पैरों वाले सुनहरे कौवे से युद्ध किया। भयंकर युद्ध के बाद दोनों पक्ष घायल हो गए और 3 सुनहरे कौवे जो मूल रूप से एक हो गए थे, वे भी अलग हो गए और तेजी से उड़ गए। ये देखकर कि वह भागने वाला था, जी यांग ने उसे उठा लिया। धनुष की डोरी फिर से हाँ, 2 और तीरों ने 2 सुनहरे कौवों को ले लिया। अलविदा सूरज। जब जी यांग अपने तीर को फिर से तैयार कर रहा था और आखिरी सुनहरे कौवे को दूर भेजने की तैयारी कर रहा था, तो उसने जो धनुष खींचा था वह धीरे से गिर गया। सुनहरे कौवे को दूर जाते हुए देखकर जी यांग ने आखिरी तीर नहीं चलाया, बल्कि सुनहरे कौवे को दूर जाने दिया। इस समय बहुत समय से खोई हुई रात भी गिर गई। जी यांग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, क्योंकि उसे अपने जीवन के तेजी से बीतने का एहसास हुआ। उसने सोचा कि इस बार वह सफलतापूर्वक निष्कर्ष निकाल सकेगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अंत में असफल हो जाएगा। खुद को एक पेड़ आदमी में बदलने के बाद वह अब हमेशा के लिए जीवित नहीं रह सकता था, और अभी लड़ाई अभी थी, बस अंतिम महिमा। लेकिन इस विधि के अलावा उसके पास इन 9 स्वर्ण कौओं से निपटने का कोई अन्य साधन नहीं था। अंधेरी रात में जी यांग ने नदी की ओर देखा। मैग्मा जो नीचे बहता रहा। उसने शेष समय बर्बाद नहीं किया, बल्कि मैग्मा की सारी शक्ति को अवशोषित कर लिया, ताकि देख सके कि क्या वह अपनी जीवन शक्ति को फिर से भर सकता है। लेकिन कुछ प्रयासों के बाद जी यांग को जल्द ही पता चल गया कि यह तो बस एक बूंद थी। यहाँ तक कि मैग्मा की बड़ी मात्रा भी इसकी बराबरी नहीं कर सकती थी। जीवन शक्ति की हानि की वर्तमान दर। आखिरकार एक पेड़ के रूप में वह अब एक पेड़ में बदल गया है। पूर्ण वृक्ष मानव। उसने वृक्ष होने के सभी साधन खो दिए हैं। यहाँ तक कि जड़हीन वृक्ष भी उसे जीवित रहने की अनुमति नहीं दे सकता। जहाँ तक सवाल है कि आखिर में उसने गोल्डन क्रो को क्यों जाने दिया, तो ये सिर्फ जी यांग का अचानक लिया गया फैसला था। हर चीज में एक सीमा बनाए रखें ताकि हम एक दूसरे से मिल सकें। भविष्य में शायद हम फिर से इस कटौती की दुनिया में आएंगे। विज्ञापन। तुम्हारी जीवन शक्ति समाप्त हो गई है, तुम मर चुके हो। एक जैसे ही संकेत दिखाई दिया, जी यांग की दृष्टि धीरे धीरे, लेकिन बाद में जो याद आया उससे जी यांग को आश्चर्य हुआ। कटौती सफल है और कटौती समाप्त होने वाली है। जी यांग को आश्चर्य हुआ, क्योंकि इस बार वह अंत तक नहीं बढ़ा था, न ही उसने विश्व अवरोध को तोड़ा था, इसलिए ये कटौती क्यों की जा सकती है। सफल। जी यांग हैरान थी और टूटी हुई तस्वीर की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सकी। अंधेरी दुनिया में उसने मैग्मा नदी के घटने का दृश्य देखा। अनगिनत भूमि फिर से दिखाई देने लगी और सूरज उसके सिर के ऊपर उगता और डूबता दिखाई दिया। हालांकि पूरी दुनिया में अभी भी कोई जीवन नहीं था, लेकिन इस अराजकता में कभी कभी धरती पर हरियाली का एक स्पर्श दिखाई देता है, जो जीवन का प्रारंभिक बिंदु है। जियांग विचारमग्न था और उसके सामने की तस्वीर पूरी तरह से बिखर गई थी। शायद यही कटौती की वास्तविक सफलता है। पैट्रिक हॉल में जी यांग, जिसकी चेतना वापस आ गई थी, अपने दिल में बुदबुदाया। इस तरह से देखने पर ऐसा लगता है कि पिछली सारी धारणाएं हिंसक दरारें थीं। बस इस बार कुछ अलग है। उसने एक ऐसी दुनिया को बहाल किया जो टूटने ही वाली थी। कुछ देर तक इसके बारे में सोचने के बाद जी यांग ने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। हालांकि कुछ आश्चर्यजनक बातें थीं, लेकिन निष्कर्ष को सफल माना जा सकता है। शायद सफल निष्कर्ष की विधि एक तक सीमित नहीं थी, लेकिन वह खुद एक मामले में फंस गया था।
गलतफहमी। इस निष्कर्ष से उन्हें और अधिक प्रेरणा मिली तथा उनका मानना है कि आगे के निष्कर्ष और भी अधिक सहज हो जाएंगे। कटौती प्रत्यक्ष है। आपने इस कटौती में एक नया कौशल सीखा है। लवज। इस कटौती में आपने एक नया कौशल सीखा है, सूर्य ग्रहण। अभ्यासों के दोहराव का पता चला और स्वचालित रूप से संशोधित किया गया। आपने इस कटौती में एक नया युद्ध कौशल सीखा है, 9 सितारे लियांझू। इस कटौती में आपने एक नई क्षमता सीखी है, भाग्य का वृक्ष। इस अनुमान में आपने एक नई क्षमता सीखी है, धधकता सूरज। लावा। आप मैग्मा की शक्ति को अवशोषित कर सकते हैं और उसे जीवन शक्ति में परिवर्तित कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण। सूर्य के सार को अवशोषित करें और उसे जीवन शक्ति में परिवर्तित करें। 9 सितारा लियांझू। स्वर्ग स्तरीय मध्य स्तरीय युद्ध कौशल 3 बार स्थानांतरित किया जा सकता है। भाग्य का वृक्ष। आपको संसार की दया प्राप्त हुई है। सूर्य चमक रहा है, आप सीधे सूर्य को देख सकते हैं। अपने सामने खड़ी फसलों को देखकर जी ने कहा। यांग खुशी से भौंचक के रह गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार फसल अच्छी होगी। बहुत बढ़िया। केवल 2 प्रकार के कौशल थे। इसके अलावा एक स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल था जो पहले कभी नहीं दिखाई दिया था। यह एक मध्य स्तरीय स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल भी था। ये वास्तव में एक फलदायी था। फसल काटना। भाग्य के वृक्ष की क्षमता के जुड़ने से जी यांग का दिल अचानक बन गया। प्रबुद्ध। उसने लोगों के बीच फुसफुसाहट सुनी, फूलों और पौधों को देखा, नीचे धरती की सांसों को सुना और हवा में घुली सिसकियों को महसूस किया। ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया उसके नियंत्रण में है। जब तक वह ध्यान से सुनता रहा, उसे लगा कि वह ऐसा कर सकता है। सभी प्राणियों की पुकार सुन सकता था। यह एहसास अवर्णनीय है। हालांकि इसका ज्यादा असर नहीं दिखता, लेकिन इससे ली यांग को एहसास होता है। आरामदायक। जहां तक धधकते सूरज की बात है, जी यांग ने फिलहाल कुछ खास महसूस नहीं किया। लेकिन जब जी यांग ने अपना सिर उठाया और आसमान में लटकते सूरज को देखा, वह अनजाने में ही चौंक गया। सूर्य ग्रहण तकनीक का उपयोग करना। इस तकनीक को प्राप्त करने के बाद पिछली सूर्य ग्रहण तकनीक अब मौजूद नहीं है। यद्यपि ग्रहण एक जैसा दिखता है, लेकिन इस समय ये जी यांग को एक बिल्कुल अलग अनुभूति दे रहा है। तकनीक के संचालन के साथ जी यांग को महसूस हुआ, उसके शरीर में जीवन शक्ति का एक बड़ा उछाल आया। इसी कारण मूल रूप से हरे और काले रंग के टिड्डे के पत्ते बने। सूरज की चमक से रंगा हुआ, चमक के साथ असाधारण लाल गर्मी भी थी। यहाँ तक कि आध्यात्मिक प्राणी भी सूर्य के सार को अवशोषित नहीं कर सकते। चिलचिलाती धूप के कारण जी यांग ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इस समय जी यांग आलसी धूप में डूबा हुआ था और यहाँ तक कि शाखाएं और टिड्डे के पत्ते भी बहुत अधिक आलसी थे। जैसे ही उसकी चेतना वापस लौटी, जी यांग को भी महसूस हुआ कि सूर्य ग्रहण तकनीक ने अधिक जानकारी को अवशोषित कर लिया है। पिछले सूर्य ग्रहण की तुलना में अधिक जीवन शक्ति, लेकिन सटीक मात्रा जानने के लिए अभी भी कुछ प्रयोग की आवश्यकता है। इस तकनीक के अलावा एक लावा तकनीक भी है जो मैग्मा की शक्ति को अवशोषित कर सकती है। लेकिन इससे जी यांग थोड़ा सुस्त हो गया। उसे मैग्मा कहाँ ढूंढना चाहिए? आखिरकार मास ब्यूरियल माउंटेन में कोई ज्वालामुखी नहीं है। कुछ देर सोचने के बाद जी यांग की आंखें अचानक चमक उठीं। वह सचमुच मूर्ख था। वह अभी भी उस चीज के बारे में सोच रहा था जो उसके बहुत करीब थी। अगले ही पल जी यांग ने एक रूट को नियंत्रित किया और सीधे जमीन की गहराई में चला गया। ज्वालामुखी सतह पर तो केवल मैग्मा होते हैं, लेकिन जमीन के अंदर गहराई में लगातार बहते मैग्मा की एक परत होती है जो दुनिया का मूल है। जैसे जैसे जी यांग की जड़ें गोता लगाती गईं, जड़ों के शीर्ष धीरे धीरे ऊंचे होते गए। तापमान। हालांकि फिलहाल जी यांग को अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए सीलिंग की जादुई शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। जड़ें, क्योंकि उसके शरीर में कई क्षमताएं हैं और वह मैग्मा की शक्ति को पूरी तरह से अवशोषित कर सकता है। जी यांग के अन्वेषण के बाद उन्होंने तुरंत ही समुद्र की गहराई में छिपे हुए निरंतर बहते मैग्मा को देख लिया।
भूमिगत, और जैसे ही जड़ें मैग्मा को छूती हैं, एक परिचित बल तेजी से जड़ों के साथ साथ अपने तने में फैल जाता है। इस तरह उनके पास एक और तकनीक है जो जीवन शक्ति को रूपांतरित कर सकती है। अंततः जी यांग ने उस युद्ध कौशल पर अपनी नजरें जमाईं और अपने मन में उसका ध्यानपूर्वक परीक्षण किया। 9 सितारे सतत मोती एकमात्र स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल है जिसे जी यांग ने अब तक प्राप्त किया है। ये युद्ध कौशल एक तीर युद्ध कौशल है, और कुछ नहीं तो यह उनके द्वारा चलाए गए 9 तीरों से संबंधित है। लेकिन जब जी यांग ने करीब से देखा तो वह बेहद हैरान रह गया। सिर्फ इसलिए कि आप इस तीरंदाजी कौशल का अभ्यास करना चाहते हैं, आपको इसकी शक्ति को सक्रिय करने के लिए एक योद्धा की आवश्यकता है। मैग्मा या सूर्य का सार उधार लें ताकि आप शुरुआत कर सकें। ऐसी कठिनाई नियंत्रण क्यूई क्षेत्र में एक योद्धा के लिए भी अत्यंत कठिन है। आखिरकार, चाहे वह मैग्मा की शक्ति हो या सार सूर्य की, वे सभी स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति हैं और उनमें से कोई भी साधारण शक्ति नहीं है। स्वर्ग और पृथ्वी, भले ही यह नियंत्रण क्यूई क्षेत्र का 5वां स्तर है, यह एकता की एकता में एक योद्धा के लिए आसान नहीं है। स्वर्ग और मनुष्य का अभ्यास करना। जब तक स्वर्ग और मनुष्य की एकता में इस योद्धा द्वारा महसूस की गई स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति इन दोनों से संबंधित नहीं है, ये भी आरंभ करना कठिन। यद्यपि यह युद्ध कौशल उनसे सीखा गया था, जी यांग ने स्वयं यह उम्मीद नहीं की थी कि स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल का अभ्यास करना इतना कठिन होगा। सौभाग्य से जी यांग को कौशल पास करने के 3 अवसर मिले, जिससे कबीले के योद्धाओं को शुरू में उन्हें सीधे समझने का मौका मिला। हालांकि ये युद्ध कौशल अभी भी बहुत कठिन है। भले ही इसे शुरू में समझ लिया जाए, क्या यह इस युद्ध कौशल की संगत शक्ति को लागू कर सकता है, अभी भी सियान सदस्यों की प्रतिभा पर निर्भर करता है। आखिरकार ये पहले से ही शक्ति से संबंधित है। स्वर्ग और पृथ्वी। यदि स्वर्ग और पृथ्वी की संगत शक्ति को जुटाया नहीं जा सकता, तो ये तीरंदाजी, यदि इसे पहले से ही समझ लिया जाए तो यह उतना प्रभाव नहीं डाल सकता। ये निश्चित रूप से कबीले के सदस्यों के लिए बहुत मददगार होगा जब उन्हें स्वर्ग और मनुष्य की एकता में पदोन्नत किया जाएगा। भविष्य, परिवार के संसाधनों और लाभों के साथ 5 अंगों के आरोहण तकनीक द्वारा लाया गया कौशल को आगे बढ़ाने के ये 3 समय बना सकते हैं। परिवार के लिए स्वर्ग और मनुष्य की एकता के क्षेत्र में 3 योद्धा, जिसने जी यांग को सावधानीपूर्वक मजबूर किया। उम्मीदवारों पर विचार करें। यहाँ तक कि अगर कौशल पारित कर दिए जाते हैं, तो योद्धाओं के पास कम से कम नियंत्रण क्यूई की ताकत होनी चाहिए। दायरे, लेकिन अब परिवार के अधिकांश योद्धा दक्षिणी सीमा पर हैं और वापस नहीं आ सकते। चेन तियानजिंग और परिवार के अन्य 3 लोगों के साथ क्यूई क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले केवल 9 योद्धा हैं, इसलिए चुनने के लिए बहुत अधिक लोग नहीं हैं। इसके बारे में सोचने के बाद जी यांग ने पहले प्राप्त जादुई शक्ति का उपयोग करना नहीं भूला। क्यूई में कबीले का भाग्य देखने की कोशिश कर रहा हूँ। सदस्य, और अब भाग्य के वृक्ष के बोनस के साथ इस जादुई शक्ति का प्रभाव बहुत अधिक प्रतीत होता है। बेहतर विज्ञापन। कबीले के नेता, कोई व्यक्ति सीधे मास ब्यूरियल माउंटेन की ओर आ रहा है। उसका स्तर कम नहीं है। उसे क्यूई के 3रे स्तर का योद्धा होने का संदेह है। नियंत्रण क्षेत्र, आधे दिन में उसके कबीले के बाहर पहुंचने की उम्मीद है। चेन तियानजिंग, जो पारिवारिक मामलों को संभालने में व्यस्त था, अपने कबीले के लोगों से रिपोर्ट सुनने के बाद उसके चेहरे पर संदेह की लकीर उभर आई। अब दक्षिणी शिनजियांग में युद्ध के समय सभी जातियों के योद्धा मूल रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में चले गए हैं। इस समय परिवार में 3 फूलों के साम्राज्य से योद्धा कैसे आ सकते हैं? क्या ये हो सकता है कि वो गोंग्यांग से हो? परिवार, क्या आप आगंतुक की पहचान जानते हैं? नीचे खड़े लोगों ने अपना सिर हल्का सा हिलाया। इस व्यक्ति की शक्ल सूरत अजीब है। परिवार ने उसे पहले कभी नहीं देखा, लेकिन उसके कपड़े अजीब हैं। एक अजीब रंग के मेपल के पत्ते से कढ़ाई की गई है। ये वर्णन सुनकर चेन तियानजिंग के हाव भाव बदल गए और उसे उस दिन की स्थिति तुरंत याद आ गई। अगर उसे सही याद है तो ये
सिंग्यू के कपड़ों पर भी वही निशान था। इस दृष्टिकोण से आगंतुक संभवतः लुओझोउ के ये परिवार से है। इस समय चेन तियानमो, जो कबीले में ही रह रहा था, ने खबर सुनी और दौड़कर वहां पहुंचा। आगंतुक की पहचान जानने के बाद चेन तियानमो आश्चर्यचकित हुआ और बोला, कबीले के नेता, क्या ये संभव है कि लुओझोउ में ये परिवार से जो लोग परिवार में आए हैं, उनका सीमा मामलों से कुछ लेना देना है? चेन तियानकोंग ने सिर हिलाया। मैंने भी यही सोचा था। हालांकि दिव्य वृक्ष के अनुसार इस वर्ष युद्ध में परिवार ने किसी भी कबीले के सदस्य को नहीं खोया है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये परिवार उन्हें दंडित करने के लिए सेना बनाने आया हो? लेकिन फिर चेन तियानजिंग ने इस अटकल को खारिज कर दिया। अगर यह सच होता तो वह केवल 3 फूलों के दायरे के योद्धा को नहीं भेजता। इस दायरे का एक योद्धा परिवार को डराने के लिए पर्याप्त नहीं था। इससे भी अधिक, ये 2 डोमेन के बीच युद्ध के दौरान था, भले ही एक शीर्ष परिवार इसके बारे में सोचने के बाद महत्व जानता हो। कबीले के नेता, अब परिवार को क्या करना चाहिए? क्या हमें इस व्यक्ति को पहले ही रोक लेना चाहिए? नहीं, हान निंग और हान ली को सूचित करो और जांच करो। स्थिति पहले। ये सुनने के बाद चेन तियानमो ने सिर हिलाया। समझौता। इस साल परिवार को 6 और क्यूई नियंत्रण क्षेत्र योद्धा मिले हैं। हालांकि वे अभी अभी इन गैंग क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। पहली बार परिवार की वर्तमान ताकत 3 फूल क्षेत्र योद्धा की ताकत से तुलनीय नहीं है। यदि ये व्यक्ति लुओझोउ के ये परिवार से नहीं है, तो परिवार पवित्र वृक्ष की शक्ति का उपयोग करके उसे मौके पर ही पकड़ भी सकता है। घने जंगल में एक युवक सरपट दौड़ रहा था। आगे उस युवक के चेहरे पर अहंकार भरा भाव था। यद्यपि उसने नीचे जंगल में छिपी हुई आंखों को महसूस किया था, फिर भी उसका चेहरा उदासीन रहा और वो वहां बहुत देर तक नहीं रुका। सिर्फ इसलिए कि वह लुओझोउ के ये परिवार से है। ये परिवार की प्रतिष्ठा और प्रत्येक परिवार के सदस्य का सम्मान है। अपने स्तर के कारण वह उल्लेख के लायक नहीं है। परिवार और केवल मुश्किल से परिवार का मुख्य आधार माना जा सकता है। लेकिन बाहर, यहाँ तक कि उच्च वर्ग के परिवारों में, वह अभी भी खुद को एक प्रतिभाशाली व्यक्ति कहते हैं। अकेले उस व्यक्ति को छोड़ दे जो अब जा रहा है, लेकिन एक मध्यम वर्गीय परिवार जिसके बारे में मैंने ज़्यादा नहीं सुना है के बारे में। इसके अलावा वह यहाँ तक आया और उसने सुना कि इस कबीले ने 2 क्षेत्रों के बीच युद्ध के दौरान अपने क्षेत्र का विस्तार करने की हिम्मत की और दक्षिण सीमा के साथ अपने समझौते पर ध्यान नहीं दिया। यह मामला परिवार की प्रतिष्ठा से भी जुड़ा था। इस बार वह प्रतिनिधित्व करने आया था। परिवार ने उसे दंडित किया। युवक काफी तेज था और उसे पहाड़ों में छिपे परिवार को देखने में ज्यादा समय नहीं लगा। इस कबीले के बाहर पहुंचने के बाद युवक चेन परिवार को आकर उससे मिलने के लिए चिल्लाने वाला था, लेकिन अगले ही पल उसकी नज़र एक पर पड़ी। विशाल टिड्डी वृक्ष। ये टिड्डा वृक्ष अत्यंत घना है तथा इसका घना भाग टिड्डी के पत्ते नीचे के परिवार को लगभग पूरी तरह से अस्पष्ट कर देते हैं। एक ही नज़र में युवक ने ये निश्चय कर लिया कि यह पेड़ चेन परिवार का कुलदेवता है। यद्यपि किसी पारिवारिक कुलदेवता की शक्ति का अंदाजा उसके आकार से नहीं लगाया जा सकता, फिर भी टिड्डी वृक्ष के नीचे उसे अचानक श्रद्धा का भाव महसूस हुआ और उसने अनायास ही प्रार्थना की कि उसके सामने स्थित पवित्र वृक्ष उसकी रक्षा करे। लेकिन जैसे ही युवक ने अपने हाथ जोड़े, उसके चेहरे पर उत्तेजना छा गई और उसने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और जल्दी से अपना हाथ रोक दिया। आंदोलनों। वह लुओझोउ में ये परिवार का सदस्य है। वह प्रार्थना करता है, उसे परिवार के कुलदेवता से प्रार्थना करनी चाहिए। वह अन्य कुलों के कुलदेवताओं का सम्मान कैसे कर सकता है? हालांकि वह युवक बदसूरत दिख रहा था, फिर भी उसके दिल में डर और आशंका की एक लकीर उभर आई। इस कबीले का कुलदेवता बहुत अजीब है। इस समय एक डांटने वाली आवाज तेजी से मेरी कारों तक पहुंची। यहाँ कौन है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे चेन पर अतिक्रमण करने की? परिवार का क्षेत्र। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, चेन तियानमो और अन्य लोग उनके सामने आ गए। इस समय सतर्कता और सावधानी का एक निशान था उनकी आंखों के। कई लोगों की डांट फटकार सुनकर युवक के माथे पर बल पड़ गए और वह गुस्सा करने लगा,
लेकिन फिर वह जल्दी से शांत हो गया और पहचान पत्र निकाल लिया उसके शरीर से और जोर से कहा, मैं लुओझोउ में ये परिवार का सदस्य हूँ। मैं अपने परिवार के आदेश के तहत यहाँ हूँ। चेन परिवार का मुखिया कहाँ है? ये सुनकर चेन तियानमो के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया। वो युवक के हाथ में मौजूद पारिवारिक टोकन को देखने से खुद को रोक नहीं सका और फिर जल्दी से कहा, पता चला कि वह ये परिवार का एक प्रतिष्ठित अतिथि है। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। मैं अभी अपने परिवार के मुखिया को सूचित करूंगा। थोड़ी देर बाद चेन तियानजिंग देरी से पहुंचा। टोकन देखने के बाद चेन तियानजिंग थोड़ा हैरान हुआ और तुरंत मुस्कुराते हुए बोला, मैं चेन परिवार का मुखिया हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये विशिष्ट अतिथि यहाँ है, लेकिन मेरा दूर से स्वागत नहीं किया गया। कृपया मेरी असुविधा के लिए मुझे माफ करें। हालांकि वह पहले से ही उस व्यक्ति की पहचान जानता था। आगंतुक युवक की यात्रा का उद्देश्य अभी तक ज्ञात नहीं था। चेन तियानजिंग केवल दिखावा करने का नाटक कर सकता था। उसके सामने का दृश्य बस था। उसके सामने युवा लोगों को डराने के लिए। आखिरकार ये जिंगयू के स्तर का योद्धा नहीं है जो व्यक्तिगत रूप से यहाँ है, इसलिए परिवार का रवैया हो सकता है अधिक कठिन। ऐसा नहीं है कि चेन तियानजिंग को ये समझ में नहीं आता कि नरक के राजा के साथ खिलवाड़ करना आसान है और बच्चे के साथ निपटना मुश्किल है। युवक ने ठंडी सांस ली, लेकिन यह महसूस करने के बाद कि चेन तियानजिंग और अन्य लोगों की ताकत देखकर उनके दिल में आश्चर्य की भावना थी। तार्किक रूप से बोलते हुए उन उच्च वर्ग के परिवारों को छोड़कर अन्य कुलों के क्यूई नियंत्रण क्षेत्र योद्धाओं को मूल रूप से वहां भेजा गया है। दक्षिण झिंजियांग में इस कबीले के पास अभी भी हवाई नियंत्रण क्षेत्र में कई योद्धा हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि परिवार का निर्णय गलत था, लेकिन उसने सुना कि पिछली बार यह भाई जिंगयू था जो यहाँ व्यक्तिगत रूप से आए थे। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई जिंगयू ने कोई गलती की हो, है न? आप जानते हैं, भाई जिंगयू के पास अभी भी परिवार की कलाकृति है हाथ, और भाई जिंगयू कभी भी अन्य परिवारों के प्रति सहनशील नहीं होगा। ये कबीले में पहले से ही एक प्रसिद्ध तथ्य है। भले ही उसे अब संदेह हो, लेकिन वो इस मुद्दे को उठाने की हिम्मत नहीं करता। अन्यथा अगर यह मामला वापस सियान को बताया गया तो वह निश्चित रूप से भाई जिंगयू को नाराज कर देगा। वह अभी भी जानता है कि कौन अधिक महत्वपूर्ण है। कुछ देर सोचने के बाद युवक ने बिना किसी हिचकिचाहट के इस यात्रा का उद्देश्य बता दिया। प्रमुख चेन, आदेश सुनिए। हमारा दक्षिणी सीमा युद्ध अत्यावश्यक है और अब हमारे 3 दक्षिणी कुलों के आदेश के तहत हमने प्रत्येक माध्यम से 50 जनजात योद्धाओं को विशेष रूप से चुना है। सीमा पर जाने के लिए परिवार का आकार बड़ा है। उन्हें कल ही रवाना होना होगा और कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यदि वे नियमों का उल्लंघन करते हैं तो तीनों कबीले उन्हें दंडित करेंगे एक साथ। उसके बाद युवक ने गंगगी से आग्रह किया और अपने हाथ में लिया हुआ चर्मपत्र चेन तियानजिंग की ओर बढ़ा दिया। मूलतः वह परिवार की सुविधा का उपयोग करके इस परिवार की खामियों की जांच करने और कुछ संसाधन मांगने की योजना बना रहा था, लेकिन अब उसे हार माननी पड़ी। चावल के कागज और उसमें मौजूद सामग्री को देखने के बाद चावल के कागज के निचले दाएं कोने पर 3 कुलों के निशान देखकर चेन तियानजिंग का चेहरा थोड़ा बदल गया। अप्रत्याशित रूप से सभी कुलों के योद्धाओं को एक साथ लाया जाएगा, इस युद्ध के लिए तैयार। लेकिन यह मामला विशेष रूप से परिवार पर लक्षित नहीं था और अन्य मध्यम आकार के परिवार इससे बच नहीं पाएंगे। लेकिन 50 जनजात योद्धा, यह कोई छोटी संख्या नहीं है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर पसंद आया हो तो नीचे दिए गया लिंक से सपोर्ट ज़रूर करें। आपकी छोटी सी हेल्प मेरे लिए बहुत बड़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।